बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज मैं आपको इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब करूंगी और फिर बाद में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। देखिए, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आंसर मौजूद नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, इससे पहले ज़ाहिर है ये कोर्स में नहीं होता था, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और आगे बड़ी क्लासेस में होता है। अगर आप इसको अभी नहीं करके जाएंगे तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी बड़ी क्लासेस के अंदर, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से सीखना है। जो भी नई चीज़ आपके सिलेबस में आई है आपने उसको ज़रूर करना है, और जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही करनी है। जो पिछले सिलेबस की चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है बोर्ड से कि नए सिलेबस के हिसाब से बच्चों को तैयारी कराएं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शॉर्टली इस चैप्टर को डिस्क्राइब करूंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें टॉपिक है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से या केमिकल्स की मदद से चीज़ों को या जो हमें सैंपल्स मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमारे पास कुछ सैंपल अगर आते हैं उन सैंपल के अंदर हम सबसे पहले जो है उसको देखते हैं और देख के उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास मुख्तलिफ बीकर्स में लिक्विड मौजूद है, तो हम जो उसको सबसे पहले जो है देखेंगे, पहले उसका कलर देखेंगे, फिर उसकी स्मेल देखेंगे, फिर उसको किसी चीज़ से हम टेस्ट करके देखेंगे। हम उसको चखेंगे तो नहीं ना, कि हो सकता है वो पॉइजनस हो सकता है उसमें एसिड हो सकता है वो अल्कली हो सकता है वो वाटर हो, लेकिन हम उसको जिस तरह एनालाइज करते हैं कि वो क्या है, जो मुख्तलिफ हमें सैंपल दिया है वो है क्या, तो वो कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम उसमें सिर्फ यही नहीं देखते कि वो है क्या, हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट कौन से हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में। ये सब चीज़ें जब हम किसी सैंपल में फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने इसको बहुत शॉर्टली जो है चार्ट बना के करा है, इससे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव, सेकंड है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम मेजर करते हैं क्वालिटी, और क्वालिटी में क्या क्या आ गया, उसकी फिजिकल चीज़ें आ गई, कलर आ गया, स्मेल आ गया, और उसके कंपोनेंट्स भी। उसके कंपोनेंट्स यानी कि अगर आपके पास कोई सैंपल गिवन है और हमने कहा ये हमने उसकी स्मेल करी और उसका कलर चेक करा और जो मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक करके हमने कहा कि ये वाटर है, तो हम उसके कंपोनेंट्स भी देखेंगे। हम बताएंगे वाटर के अंदर क्या होता है, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अंदर हम क्वांटिटी नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब जब हमने ये कह दिया ये वाटर है तो उसकी इस क्वालिटी को चेक करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अपैरेटस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम अपैरेटस के बगैर कैसे करेंगे, जो कि लेबॉर्ट्री का अपैरेटस होता है वो भी यूज़ होता है। और केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। अब ये वाटर है, इसको वाटर को हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा वाटर कैसे है, तो इसके लिए हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। उसके अलावा सेंस, अपने सेंसेस मैंने आपको बता दिए, जो हम फिजिकली उसका कलर आंखों से देखते हैं या स्मेल करते हैं, ये सेंसेस हैं हमारे। ठीक है, तो जब हमने क्वालिटी को इन तीन चीज़ों से चेक कर लिया। क्वालिटेटिव एनालिसिस को जो है आगे जाके हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज और दूसरा करते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है, यानी जो भी हमें सैंपल दिया गया है अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कौन सी क्लास है उसकी, या उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी उस सैंपल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मिलाते हैं जिससे उसके मुख्तलिफ प्रेसिपिटेट बनते हैं। मुख्तलिफ प्रेसिपिटेशन का जो कलर होता है उससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, मैं आपको बुक से दिखाऊं, बुक में आपके इसकी एग्जांपल मौजूद है, मैं आपको बुक की एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, कोई आपको सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल में इन्होंने क्या करा, AgNO3 ऐड करा है। तो कहते हैं कि अगर उस सैंपल के अंदर क्लोरीन होगी तो Ag जो है क्लोरीन के साथ मिलकर वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। इसमें कलर जो है ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पिक्चर लगा दूंगी जिसमें इसके कलर दिखाई दे रहे हैं। AgNO3 में से देखें ये ब्रेकअप हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। Ag जो है अगर इसके अंदर क्लोरीन होगा, क्लोरीन के साथ मिलके AgCl बनाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। और अगर AgNO3 हम सॉल्यूशन में डालते हैं और उसने क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट बनाए, इसका मतलब है उसके अंदर ब्रोमीन है। लेकिन अगर क्रीम कलर नहीं आ रहा बल्कि येलो कलर आ रहा है, इससे डार्क कलर आ रहा है, यानी कि क्रीम से ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है, येलोइश कलर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो जो हमें सैंपल दिया है उसके अंदर आयोडीन मौजूद है। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइसिस में हम प्रेसिपिटेट फॉर्म करके डिस्कवर कर लेते हैं उस सैंपल में कौन सा एलिमेंट है। हमने क्वालिटेटिव में एक कर लिया ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम जो है फ्लेम टेस्ट करते हैं। ये भी आपकी बुक के अंदर देखें गिवन है कि अगर फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं और फ्लेम जो है वो ब्लूइश ग्रीन आ रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर कॉपर मौजूद है। कॉपर का जो हैलाइड होता है तो वो ब्लू होता है। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ कलर्स की एग्जांपल दी है, तो इन कलर फ्लेम के कलर से हम फाइंड कर सकते हैं
कि अगर जो है फ्लेम का कलर रेड आ रहा है तो इसका मतलब है क्लोरीन के साथ लिथियम है। अगर फ्लेम का कलर येलो है तो हम कहेंगे सोडियम है। अगर फ्लेम का कलर जो है लाइट पर्पल सा है, तो थोड़ा लिलैक टाइप का है, तो हम कहेंगे पोटेशियम है। अगर वॉयलेट आ रहा है तो हम कहेंगे क्लोरीन के साथ रुबेडियम है। इसी तरह कैल्शियम अगर होगा क्लोरीन के साथ तो जो है ऑरेंज फ्लेम आएगा, और रेड जो है या क्रिम्सन फ्लेम जो आएगा वो आएगा अगर हमारे पास क्लोरीन के साथ SR मौजूद होगा। इसी तरह क्लोरीन के साथ BA यानी बेरियम मौजूद होगा तो लाइट ग्रीन फ्लेम आएगा, और अगर क्लोरीन के साथ कॉपर होगा तो ब्लू ग्रीन फ्लेम आएगा। इस तरह हम फ्लेम टेस्ट के ज़रिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट था क्वालिटेटिव और दूसरा पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें सैंपल था पहले हमने क्वालिटी चेक कर ली। एक सपोज कर रही हूँ मैं बात कि हमने ये बता दिया कि ये जो सैंपल है ये वाटर है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, या ये नहीं बताया वाटर की क्वांटिटी कितनी है, या ये नहीं बताया ये वाटर जो इसकी pH कितनी है, ये एसिडिक है, ये इसकी pH नॉर्मल है या नहीं है, हार्ड वाटर है या हैवी वाटर है, या ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये सब चीज़ें हम किससे जानेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। इसमें जो है हम फाइंड करते हैं क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेज इन अ सैंपल, यानी जो हमें सैंपल दिया है उसके अंदर जो सब्सटेंसेज हैं उनकी क्वांटिटी क्या है या कितनी अमाउंट में वो मौजूद हैं, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फाइंड करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड में क्या देखते हैं, हम डेंसिटी देखते हैं, कलर देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देखते हैं, और इसके अलावा और भी हैं पॉइंट्स जब हम ये करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए जो खास कुछ मेथड यूज़ होते हैं, मैंने इनके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। ये तमाम मेथड जो हैं इसमें डिस्क्राइब हुए हैं बुक में, इनके क्वेश्चन भी हैं, ये हम उसमें करेंगे। ES है, FTIR है, EDS है। AES का मतलब है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और FTIR का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और EDS का मतलब है एनर्जी डिस्पर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिजिकल मेथड में हम ये मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं। दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव के लिए वो होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन या न्यूट्रलाइजेशन का। ये भी तीन तरह से होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है जिसमें हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, और ग्रेविमेट्रिक होता है, और कंबस्शन होता है। ठीक है, ये सब हम जो है आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्टली बताया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किस तरह होता है। फिर मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री दो पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है क्वालिटेटिव, फिर होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ उसकी जो है बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें, यानी उसकी क्वालिटी में देखते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं, और क्वांटिटेटिव के अंदर हम उसकी उन कॉम्पोनेंट्स की अमाउंट भी मालूम करते हैं। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव में जो है दो तरह से हम एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव और इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के जरिए फाइंड करते हैं। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालाइज के अंदर हम फ्लेम टेस्ट के जरिए फाइंड करते हैं। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके अंदर जो है अमाउंट फाइंड करते हैं, और उसके लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड बहुत सारे हैं जिसमें AES, FTIR, EDS है, और केमिकल मेथड में जो है वॉल्यूमेट्रिक है, ग्रेविमेट्रिक है, और कंबस्शन है। तो ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। बहुत इजी सी चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको एरर डिस्क्राइब कर दूँ। एरर क्या चीज़ है, जब हम कोई एनालिटिकल मेथड करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर जो हमारी जो हमें रीडिंग चाहिए, उस रीडिंग में जो डिफरेंस आ रहा होता है, जो सही रीडिंग नहीं आती, उसे कहते हैं एरर। ये एरर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। 13% जो होते हैं इक्विपमेंट की ख़राबी की वजह से होते हैं। 13% ह्यूमन एरर होता है, यानी इंसान से कोई गलती हुई होती है। 16% जो है सैंपल की प्रिपरेशन में गलती हो जाती है, और 10% जो है रॉन्ग कैलिब्रेशन होती है, यानी कि रॉन्ग उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट एरर्स जो है वो दो तरह के हैं, एक है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है वो सिस्टम की ख़राबी से होता है, यानी जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ये एक स्केल है, ये स्केल की रीडिंग यहाँ से ख़राब है, तो ये सिस्टमेटिक एरर हो गया ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहलाते हैं, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। या जो हम ब्यूरेट यूज़ कर रहे हैं, जो हम पिपेट यूज़ कर रहे हैं, उसकी मार्किंग ठीक नहीं है, या मार्किंग गलत हुई हुई है, या फिजिकल बैलेंस इसमें यूज़ हो रहा है वो बैलेंस नहीं है, उसमें एरर है। ठीक है, ये सब हम जो है ये हो जाते हैं सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद हम देखते हैं रैंडम एरर कौन से होते हैं। रैंडम एरर वो होते हैं जो कि इसकी रीज़न जो होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन कम हो, अगर या एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे होगा कि जहाँ आप फिजिकल बैलेंस कहीं यूज़ करें, अगर वहाँ पे एयर होगी, ज़्यादा हवा होगी, तो उससे वो डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग गलत आएगी।
तो रैंडम एरर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये अवॉइड नहीं किए जा सकते। ये हो गया रैंडम एरर। अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूरेसी और प्रिसिशन के अंदर क्या फ़र्क है, प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है। इसका क्वेश्चन शायद कोई भी नहीं है बुक के अंदर, आपने ये ज़रूर करना है। मैं आपको यहाँ मार्क करवा रही हूँ, एक्यूरेसी की डेफिनेशन और प्रिसिशन की डेफिनेशन ये आपने ज़रूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए एक्यूरेट क्या चीज़ होती है। एक्सपेरिमेंट करा तो उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई, जो वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई ना उन सबको हम प्लस करेंगे और जितनी बार हमने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा उसके बाद जो हमारी एवरेज वैल्यू निकलेगी, उस एवरेज वैल्यू को हम उसकी जो हमें गिवन वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेंगे एक्यूरेट वैल्यू से। अगर वो एवरेज वैल्यू उस गिवन वैल्यू के करीब होगी, इज इक्वल ज़रूरी नहीं है, करीब भी होगी, तो हम कहेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्यूरेसी इज़ द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। जो हमें ट्रू वैल्यू है उसकी, उसमें और जो हमने वैल्यूज़ मेजर किए उनके दरमियान अग्रीमेंट है। ठीक है, एन एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज़ वेरी रेयरली ऑब्टेन्ड। बिल्कुल ट्रू वैल्यू जो होती है बहुत कम ही मिलती है। ड्यू टू दिस मोर रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी इज़ एन एग्रीमेंट। क्योंकि बिल्कुल ट्रू वैल्यू नहीं मिलती तो इसलिए इसकी असल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है उसमें और जो हमारी मेजर वैल्यू की एवरेज है उसमें जितना क्लोजनेस होगी, जो क्लोजेस्ट होगी वो ही एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। जैसे इन्होंने इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है, अगर आपके पास ये आता है डेफिनेशन के तौर पे तो आप इसकी एग्जाम्पल भी दीजिएगा। इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है, जैसे कि कॉपर की डेंसिटी फाइंड करिए और कॉपर की जो ट्रू डेंसिटी की ट्रू वैल्यू है वो है 8.99 ग्राम पर ml। और जब उसकी हम मेजरमेंट करी, पहली वैल्यू आई 10, दूसरी आई 8, तीसरी आई 9.3, कोई भी इससे मिलती जुलती नहीं है। तीनों का सम निकालें और 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 से डिवाइड करें, तो इससे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। जब एवरेज निकाला वो कितना आया 9.1। आप 8.9 का मतलब क्या है, आप इसको ज़रा राउंड करें तो ये हो जाएगा 9.0। तो ये कितना है 9.1। देखिए क्लोजेस्ट है, जो हमारी ट्रू वैल्यू से नियरेस्ट वैल्यू होगी वही एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो 9.1 जो है इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। इसमें एक चार्ट गिवन है, मैं आपको वो करवाऊंगी, आपको उसकी वजह से बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। अब आगे आ जाते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन जो है, जो हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाली है ना, जैसे ये 3 वैल्यूज़ निकाली हैं, तो ये जो वैल्यूज़ आपस में जो क्लोज होती हैं ना, थोड़ा सा आगे पीछे होती हैं बस, वो कहलाती हैं प्रिसाइज वैल्यूज़। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। द प्रिसिशन इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। किसी सेम क्वांटिटी की जो रेप्लिकेट मेजरमेंट आ रही होती है, रिपीट हो रही होती है जो, और जो क्लोजेस्ट होती है वो कहलाती है प्रिसिशन। इट इज़ रिपीटेडली ऑफ अ रिजल्ट एंड नोन एज डिग्री ऑफ एग्जिस्टनेस। यानी कि जो रिजल्ट रिपीट हो रहा है ना, वो कितने डिफरेंस के साथ रिपीट हो रहा है, ये होती है प्रिसिशन। प्रिसिशन इज़ मेजर्ड हाउ मच डिटेल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। इसके अंदर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, यानी कि ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है ना, इसको भी देखना होता है। जो डिटेल है वो क्या है, जो पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ होती हैं उनको भी हम मेजर करते हैं। ये जो चार्ट गिवन है ये बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी चार्ट है। मैं आपको इसको सिंपल शॉर्ट करके समझा रही हूँ कि किसी जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें जो है 4 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने डेंसिटी फाइंड की है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की डेंसिटी की ट्रू वैल्यू है 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर। और हमने बताना है कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं ये, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करें तो इनमें से किसकी प्रिसाइज वैल्यू है और या एक्यूरेट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इसमें ये बता दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई वैल्यूज़ हमारी प्रिसाइज आ रही हैं तब भी हमारा आंसर जो है एक्यूरेट ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि वैल्यूज़ प्रिसाइज ना हो तो और हमारा आंसर एक्यूरेट हो। प्रिसाइज और एक्यूरेट जो है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूज़ प्रिसाइज नहीं थी मगर एक्यूरेट आंसर निकले, और ऐसा भी हो सकता है वैल्यूज़ प्रिसाइज हो मगर आंसर एक्यूरेट ना हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है ना ही वैल्यूज़ प्रिसाइज हो और ना ही एक्यूरेट हो। प्रिसाइज और एक्यूरेसी जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट 1 ने जो ये वैल्यूज़ निकाली हैं, ये देख लें 2.924, 2.923, 2.925, 2.926। तो अब सबसे पहले मैं आपको इन तमाम के ये बताऊंगी प्रिसाइज कौन सी हैं। प्रिसाइज मैंने आपको बताया जो वैल्यूज़ एक दूसरे से क्लोज हों। सिर्फ आपने एक लाइन ये याद रखनी है और फिर इसको डेटा को देखना है, आपको समझ आ जाएगा। आप इसमें देखें ये 2.9 तो सब में देखें सेम है। फिर हम थर्ड वाली वैल्यू को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। सिर्फ फोर्थ वाली में देखें 4, 3, 5, 6, तो ये भी एक दूसरे के करीब ही हैं।
ठीक है ना, बिल्कुल देखिए तरतीब से हैं, 3 4 5 6 ये भी एक दूसरे के करीब हैं, इनका आपस में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये क्या है, प्रिसाइज हैं। अब ये एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये बहुत आसानी से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को आप सम निकालें, प्लस करें और फिर जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड कर दें। ये इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सम निकाला और उसको फिर 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 2.9245। जो हमें ट्रू वैल्यू दी है वो 2.7 है और हमारी क्या निकल रही है एक वैल्यू, हमारा आंसर निकल रहा है 2.924। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। तो स्टूडेंट 1 के आंसर जो है प्रिसाइज तो हैं मगर एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट 2 को देखते हैं। स्टूडेंट 2 के पास है 2.316, 2.527, 2.941, 2.136। आप इसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, सबसे पहला तो सेम है, सेकंड वाला भी सेम नहीं है, थर्ड भी सेम नहीं है, फोर्थ भी सेम नहीं है और एक दूसरे के क्लोज भी नहीं है। ये 2.3 है, 2.5 है, 2.9 है, 9 बिल्कुल अलग चला गया और ये 1 है। ठीक है, तो ये प्रिसाइज तो है ही नहीं, तो तरतीब से इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर वैल्यूज़ एक दूसरे के आगे पीछे होती हैं ना, कम डिफरेंस है, तो हम प्रिसाइज कहते हैं। तो ये प्रिसाइज तो है ही नहीं। अब ये एक्यूरेट है या नहीं कैसे देखेंगे, तमाम वैल्यूज़ को सम निकाला, उसको 4 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 2.48। ये मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए, आप खुद करके देखिएगा इसको। 2.48 निकला आंसर। 2.48 जो है 2.7 के क्लोज नहीं है। हमें क्लोज देखना होता है उसकी ट्रू वैल्यू के, ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। अगर हम इसको राउंड ऑफ भी कर दें ना, इसका राउंड ऑफ भी कर दें तब भी ये 2.5 बनता है, ये फिर भी क्लोज नहीं है। तो ये ना प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। कितना इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट 3 की वैल्यूज़ देखें, 2.649, 2.731, 2.695, 2.742। अब देखें पहला तो सेम है, दूसरा देखें 6767, कितने क्लोज वैल्यूज़ हैं और रिपीट भी हो रही हैं। इसी तरह आप जो इसको देखें 4394, अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हैं। 4399 बिल्कुल ऊपर चला गया अलग से। इसी तरह यहाँ 9152 और प्रिसिशन के अंदर हमें इनकी सारी डिटेल्स देखनी होती हैं। सही है, सिर्फ पहले को नहीं देखनी होती, तमाम डिटेल्स को चेक करना होता है। ये भी बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, ये भी प्रिसाइज नहीं है और ये थोड़ा सा क्लोज है और ये तो है सेम, लेकिन ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि देखें ये 2.6 है, ये 2.7 है, 2.6, 2.7, लेकिन हमने सिर्फ पहले को ही नहीं देखना, हमने इनके बाकी सारी डिटेल्स को भी देखना होता है। प्रिसिशन में डिटेल्स ज़रूरी होती हैं। तो ये प्रिसाइज वैल्यूज़ नहीं है। अब ये एक्यूरेट है या नहीं, इन सबको प्लस किया, 4 से डिवाइड करा, हमारे पास आया 2.704। 2.704 बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आई है हमारी ट्रू वैल्यू के। ये देखिए चेक कीजिए, 2.7 हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आई है। ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट 4 की वैल्यूज़। इसने निकाली 2.701, पहली तो ये सही है, ठीक है। दूसरी देखें 7676, ये भी सही है। और ये वाली देखें 0909, ये भी रिपीट हो रही है, बिल्कुल एक साथ बार बार रिपीट हो रही हैं। और लास्ट वाली देखते हैं 1928, बस लास्ट वाली में थोड़ा सा कम फ़र्क है। 1 और 2 भी करीब है, वैसे 8 और 9 भी करीब है, तो इसको हम करीबी कहेंगे। देखिए इसके अंदर एक 9 था, एक 1 था, एक 5 था, एक 2 था, सब बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू थी और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। और इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर 1 और 2 करीब है, इस तरह 9 और 8 करीब है। तो ये प्रिसाइज वैल्यू है, ये है प्रिसाइज वैल्यू। और हमने जब इसका सब निकाल के 4 से डिवाइड करा, एग्जैक्ट 2.7 निकला, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको इसको समझाया है। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वो मैं आपको जब करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर उसमें समझाऊंगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री की हमने ब्रांचेस कर ली, एक्यूरेसी, प्रिसिशन और एरर्स भी कर लिए। अब हमारे पास आ गए मेथड्स। जब हमने किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं। देखिए मैं इसको आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके बहुत से क्वेश्चन मौजूद हैं, हम क्वेश्चन में करेंगे। मैं शॉर्टली बता देती हूँ आपको। पहला होता है क्लासिकल मेथड। ये जो क्लासिकल मेथड है ना, ये लेबॉर्ट्री में ही करी जाती है, ये लेबॉर्ट्री की टेक्निक्स हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट तो हमें चाहिए होते हैं, जैसे फिजिकल बैलेंस चाहिए, बीकर्स चाहिए, पिपेट चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं नहीं चाहिए होते। इसके अंदर बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और ये 2 तरह से किया जाता है। एक तो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम टाइट्रेशन का प्रोसेस करके जो है फाइंड करते हैं, और दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रेशन के अंदर जो होता है हम वॉल्यूम के जरिए फाइंड करते हैं, लेकिन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जो है हम वेट करके फाइंड करते हैं। इसी तरह किसी भी गिवन सैंपल के अंदर कोई चीज़ कितनी ग्राम्स है, कितने उसमें है, तो हम इसमें वेट करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड के बाद दूसरे मेथड आ जाते हैं एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, इनमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो ये ज़्यादा रिलायबल है। और इसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं। एक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक भी बहुत सारी तरह की होती है,
इस बुक में आपको जो है शॉर्टली जो है डिस्क्राइब किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ज़रूर करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के इन्होंने सिर्फ हमें इसमें 2 मेथड दिए हैं, वैसे ही बहुत सारे और भी तरह से होती है। अल्ट्रावायलेट रेस के ज़रिए स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे होती है और इंफ्रारेड के ज़रिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये भी क्वेश्चन में मौजूद है, तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला इसको समझाऊंगी। ये जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जिसके अंदर हम एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं, एक तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, दूसरी इसमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक के अंदर जो होता है हम लिक्विड यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, एक तो HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर लिक्विड यूज़ करते हैं। दूसरा जो है गैस क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम गैस यूज़ करते हैं। एक हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा हो गया क्रोमेटोग्राफी और थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ये जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर इसके ज़रिए भी हम आराम से सेपरेशन कर लेते हैं एक लिक्विड के अंदर से। इसका भी आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, तो मैं आपको उसमें ही समझाऊंगी। नेक्स्ट है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री जो है ये एक ऐसा मेथड है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है पोटेंशियोमीटर। इस मेथड के ज़रिए वाटर के अंदर पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट्स का भी एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है और इसको केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी किसी कंडक्टर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मौजूद है वो इसके ज़रिए हम मेजर करते हैं और इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी मीटर। तो ये आपके जो है तमाम चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो डिटेल है वो हम क्वेश्चन आंसर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मैंने बहुत इजी तरीके से आपको डिस्क्राइब करा है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।